हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स पर। तो दोस्तों, प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर चल रहा था। हम प्रोजेक्टाइल के वेरियस केसेस पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने सीखा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। उसके बाद हमने सीखा प्रोजेक्शन फ्रॉम एलिवेशन या फिर प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट। आज हम सीखेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। ठीक है स्टूडेंट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेई के अंदर या फिर जेई एडवांस के अंदर इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। टॉपिक इज प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन से अब हम प्रोजेक्शन कैसे करेंगे? तो देखिए, हमें एक इंक्लाइन प्लेन लेना पड़ेगा। तो उस इंक्लाइन प्लेन को कैसे अपन पहचानते हैं? उसके इंक्लिनेशन एंगल से। तो इंक्लिनेशन एंगल इस वाले टॉपिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पर हम आगे की सारी को डेवलप करेंगे। मतलब हमें पहले के जो फॉर्मूले डिराइव हैं उन फॉर्मूले के अंदर हमें उस इंक्लिनेशन एंगल का क्या इंप्लीमेंटेशन करना है, कैसे उसको उन फॉर्मूला में फिट करना है, वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा एक इंक्लाइंड और उसके बाद बनाना पड़ेगा उसके ऊपर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो चलिए मैं एक इंक्लाइंड प्लेन बना देता हूं। ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब ये तो हमारे पास है ग्राउंड, ठीक है। और इस ग्राउंड के ऊपर हमने ये इंक्लाइंड प्लेन बना दिया था, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया? इंक्लाइंड प्लेन। और उसका इंक्लिनेशन एंगल हमने क्या ले लिया? अल्फा। आगे यहां से बात समझ में? चलिए अब हम बात क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसे हम रखते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट पर, बॉटम पर, ठीक है। और यहां से हम इसको इनिशियल स्पीड देते हैं u। यहां से हम इसको क्या देते हैं? इनिशियल स्पीड देते हैं u वेक्टर। और ये वेज के साथ, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल बना रहा है थीटा, जो कि होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, जो कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। अब आप देखिए इसकी जो प्रोजेक्टाइल बने, इसका जो प्रोजेक्टाइल बनेगा, आपको क्या लगता है वो कुछ इस तरीके से बनेगा? ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल इस तरीके से बनेगा। अब बोलेगी सर प्रोजेक्टाइल इस तरीके से क्यों बना, ठीक है ना। तो मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। आप इसको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा लीजिए। मान लीजिए ये यहां तक आ गया, ठीक है ना। तो अगर आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन देखेंगे तो आपको मैक्सिमम हाइट यहां पे दिखेगी, ठीक है ना। तो इस लाइन के इस तरफ और इस तरफ देखो, ट्रेजेक्टरी बिल्कुल सिमेट्रिक है। यही सिखाया था अपन ने। तो प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन वो यहां पे आके रुक जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास पहले भी प्रोजेक्टाइल में जो इक्वेशन आ रही थी ट्रेजेक्टरी की, वो पैराबोलिक आई थी। कैसे आई थी? पैराबोलिक। इसलिए पाथ हमारा पैराबोलिक बना था। तो बच्चों, अब हमने दोनों जो लेवल हैं वो सेम डेटम पे नहीं लिए। जब हमने दोनों लेवल सेम डेटम पे लिए तो हमारे पास ऐसा पैराबोला बन रहा था, दोनों तरफ उसकी मिरर इमेज बराबर थी। अभी भी हमने जब एक इनिशियल पॉइंट ले लिया ग्राउंड पे और फाइनल पॉइंट ले लिया कुछ हाइट पे, ठीक है ना, तब भी पैराबोला बन रहा है, लेकिन वो इनकम्प्लीट बन रहा है। इतना वाला पार्ट हटा दिया हमने। क्लियर हो रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से ट्रेजेक्टरी बनेगी। तो कॉन्सेप्ट आप फील करना शुरू कीजिएगा। अब यहां पर हमें फायदा ये पड़ता है कि ग्रेविटी को हम किस तरीके से देखें, ठीक है। तो ग्रेविटी के लिए मैं यहां पर शो कर देता हूं आपको ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? वर्टिकल डाउनवर्ड जी, ठीक है। तो हम इसके दो कंपोनेंट्स कर देंगे। एक तो कर देंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट, ठीक है ना। ये देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंपोनेंट, तो ये एंगल अपने पास अल्फा हो जाएगा। तो ये एंगल हमारे पास अल्फा हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी कॉस अल्फा। आ रही बात समझ में? और एक कंपोनेंट अपन इसका कर देंगे पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास जी साइन अल्फा। आ रही कुछ बात समझ में? बोले कि हाँ सर बात समझ में आ रही है। तो ये मैं लाइन डैश लाइन हटा रहा हूं, बस आपको बताना था कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो हमने ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के, देखिए पैराबोला किस लाइन के सिमेट्रिक होगा? जिस लाइन पर ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो ग्रेविटी इस लाइन पर एक्ट कर रही थी,
जो मैंने अभी डैश लाइन बनाई थी, ठीक है ना। तो उसके अलोंग आपका पैराबोला सिमेट्रिक होगा। तो देखिए ग्रेविटी अभी भी नीचे एक्ट कर रही है, लेकिन यहां पे हमने लेवल्स चेंज कर दिए। इनिशियल पॉइंट यहां था, फाइनल पॉइंट यहां होना चाहिए था, पर हमने उसको कुछ हाइट पे ले लिया, ठीक है। मैंने आपको शुरू से यही सिखाया है कि आपको ऑब्जर्वर कहां पर बिठाना है, जहां से हमारा मोशन शुरू हुआ है। तो मोशन हमारे यहां से शुरू हुआ है, तो मैं रेफरेंस फ्रेम यहीं पे बना देता, पर यहाँ बहुत ही कंजेस्टेड हो जाएगा, तो इसी के पैरेलल में रेफरेंस फ्रेम में यहां पे बना रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये रेफरेंस फ्रेम मैंने बना दिया है इस तरीके से, ओके। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है मैं इसे पॉजिटिव बोल रहा हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स डैश और ये मेरे पास हो जाएगा वाई डैश। मतलब मैंने रेफरेंस फ्रेम कैसा चूज किया, जिसके अंदर दो डायरेक्शन है। पहली डायरेक्शन तो अलोंग द इंक्लाइन और दूसरी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो ये जो जी कॉस अल्फा है ये वाई डायरेक्शन, वाई डैश डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये जी साइन अल्फा है ये एक्स डैश डायरेक्शन के अपोजिट में काम कर रहा है। डायरेक्शन देख लो, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम इसका एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। तो एनालिसिस में सबसे पहली चीज अपन क्या देखते हैं, सबसे पहली चीज हम इसको एक्स और वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और दूसरा हमारे पास हो जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पर अगर हम यू एक्स देखें, हम क्या देखें यू एक्स, तो देखिए यू एक्स ये हो जाएगा हमारे पास यू एक्स, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास यू एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास यू वाई। क्या मैं सही बोल रहा हूं, ये हमारे पास यू वाई हो जाएगा, है कि नहीं है। बोलिए यहाँ पर सही है, क्योंकि हमने रेफरेंस फ्रेम ही ऐसा चूज किया है। अब देखिए यू एक्स हमारे पास हो जाएगा यू कॉस थीटा, तो जैसे जैसे अपन को वैल्यूज मिलती जा रही है वैसे वैसे लिखते जाए यू कॉस थीटा। और इसी तरीके से यू वाई हमारे पास कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा प्लस में ये यू वाई हमारे पास हो जाएगा यू साइन थीटा। चलिए एक्स एक्सिस पहले लिख देते हैं, वाई एक्सिस बाद में लिख देंगे। आप भी सोचते होंगे, बोले कि सर गुरुजी पूरा बोर्ड कैसे आप भर देते हो तुरंत तुरंत लिख कर, आए ये बोलोगे ना कि बोले कि गुरुजी छोटा सा बोर्ड है और उसमें इतनी सी भी जगह नहीं रखता है। अरे बच्चों क्या करें, सालों का अनुभव है। तो u cos थीटा, ठीक है ना, ux इज इक्वल टू u cos थीटा और ax, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन लग रहा है क्या, देखो ध्यान से। इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन लग रहा है, बोले कि हाँ सर ये वाला कंपोनेंट लग रहा है ग्रेविटी का, ये वाला कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में लग रहा है और x के अपोजिट लग रहा है। तो इसको अपन यहाँ लिख देंगे माइनस ऑफ जी साइन अल्फा। आगे बात समझ में। और अब अगर हम बात करते हैं वाई एक्सिस की, यहाँ हमने एक्स एक्सिस की बात करी, यहाँ पे हम वाई एक्सिस की बात करेंगे। तो वाई एक्सिस के अलोंग आप देखिए, वाई एक्सिस के अलोंग यू वाई हमारे पास कितना हो जाएगा, यू वाई हमारे पास अभी भी वही यू साइन थीटा और ए वाई हमारे पास कितना हो जाएगा ए वाई। वाई डायरेक्शन में देखो एक्सलेशन का ये वाला कंपोनेंट है, तो जी कॉस अल्फा, और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है। ये कैसे जा रहा है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। भाई वाई प्लस डायरेक्शन ऊपर है तो वाई नीचे है और इसकी डायरेक्शन नीचे है। माइनस ऑफ जी कॉस अल्फा। यहां तक क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम एक एक करके इन चीजों का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हम हमेशा टाइम पीरियड ही निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं, है ना। पहला डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं, इसको मैं बोलता हूँ ए पॉइंट। ए पॉइंट पर हम निकालेंगे, देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया वाई डायरेक्शन में। पहले अपन ने इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ गया ये, है ना, फिर वापस इसने अपनी ऊंचाई कम करी। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये इसने अपनी बढ़ाई, मतलब हाइट बढ़ाई इसने वेज प्लेन से, और उसके बाद ग्रेविटी के इफेक्ट में आके इसने वापस अपनी हाइट कम करनी शुरू कर दी, कम करनी शुरू कर दी, और यहाँ पे आके हाइट वापस जीरो हो गई। तो एक्चुअल में ये हाइट क्या है, ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, और हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट को जीरो करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। एस वाई कितनी हो जाएगी, एस वाई क्या होती है, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, जीरो, जीरो के बराबर। जीरो के बराबर क्यों, क्योंकि देखो इनिशियल पॉइंट पे भी जीरो था तो फाइनल पॉइंट पे भी जीरो था। इनिशियल पॉइंट पे टाइम कितना था, t इक्वल टू 0 सेकेंड, लेकिन फाइनल पॉइंट पे टाइम कितना हो जाएगा, फाइनल पॉइंट पे टाइम हो जाएगा t इक्वल टू कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो इसमें हम जहां जहां पे भी स्मॉल टी है वहां कैपिटल टी रख देंगे और ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमने रख दिया 0 इक्वल टू यू वाई इंटू टी। यू वाई हमारे पास है यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी माइनस 1/2। अब ए वाई कितना था हमारे पास, देखो ए वाई हमारे पास था माइनस जी कॉस अल्फा, तो हो जाएगा माइनस, मैंने पहले लगा दिया आगे, तो जी इंटू कॉस अल्फा इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। अब ये इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, तो ये टर्म पलट के इधर आ जाएगी, ये टर्म पलट के इधर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं एक टी से एक टी कैंसिल कर दूंगा, तो नेक्स्ट स्टेप मेरे को मिल जाएगी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय इक्वल टू जी कॉस अल्फा। तो हमारे पास टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला वो निकल के आ जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा, या फिर अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 2u(y), ठीक है ना, 2u(y) बाय ये कौन सा कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो इसको अपन बोल देंगे जी परपेंडिकुलर। क्या बोल देंगे, जी परपेंडिकुलर। तो बच्चों आपने देखा टाइम पीरियड का जो जनरल फॉर्मूला आता था हमारे पास, वो आता था 2u साइन थीटा बाय जी। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, एक्स्ट्रा सिर्फ ये कॉस अल्फा ऐड हुआ है, आ रही बात समझ में। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में सिर्फ ये कॉस अल्फा ऐड हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करते हैं तो आपके पास एक प्योर वेक्टर रहता है जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है, जो जी के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही आपने ग्राउंड टू ग्राउंड न करके इंक्लाइन पर प्रोजेक्शन किया, ठीक है ना, तो इस ग्रेविटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर और एक इसके पैरेलल, ठीक है ना। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यही इसको वापस इस वेज प्लेन पर गिराना चाहता है, इसलिए हमने यहाँ पे वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया। तो बस यहाँ पर जी की जगह जी परपेंडिकुलर आ जाएगा, और कब जी पैरेलल आएगा वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया टाइम ऑफ लाइट। अब सेकंड नंबर पे हमको एक और चीज डिराइव करनी है कि इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डायग्राम में आपको रेंज बना के बता दूं। तो बच्चों ये रही रेंज, विद्यार्थियों ये रही रेंज, यही होती है रेंज, ठीक है ना। मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की एक्स डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का एक्स डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस डायरेक्शन को अपन ने एक्स माना है। तो चलिए एक्स डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सेकंड इक्वेशन अपन वापस से यूज करेंगे बाय सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है बच्चों, सेकंड इक्वेशन हमारे पास होती है एस एक्स, यहाँ पे हमने एस वाई लिया था ना, क्या लिया था, एस वाई, हाँ, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब वही वाली बात है कि इनिशियल पॉइंट यहाँ था, फाइनल पॉइंट यहाँ था, तो टाइम यहाँ था t इक्वल टू 0, यहाँ पर टाइम था t इक्वल टू कैपिटल टी। तो हम इस पूरी इक्वेशन में स्मॉल t की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल टी, और बाकी वेरिएबल्स यहाँ से लगा देंगे। और एस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर के बराबर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा आर इक्वल टू यू एक्स हमारे पास है यू कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी 1/2 ए एक्स हमारे पास था माइनस जी साइन अल्फा, तो ये आ गया माइनस ये जी साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कैपिटल टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक बात आई समझ में। दोस्तों क्षमा चाहूंगा, शुरू का 15 मिनट का लेक्चर आपका बिगड़ गया, पर मैं माइक लगाना भूल गया था। तो एक बार मैं फटाफट से आपको ये दोबारा से डिस्क्राइब कर देता हूं, मात्र 5 मिनट के अंदर, है ना, मुझे टाइम दीजिएगा। तो देखिए हमारा आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। हमारा आज का टॉपिक क्या है, प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। तो इसमें हमने एक वेज प्लेन लिया, इस वेज प्लेन का जो इंक्लिनेशन एंगल है उसे अपन ने अल्फा लिया है। फाइंड हमारा पार्टिकल यहाँ पे था इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे यहाँ पे आके वो स्ट्राइक हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रेविटी के अलोंग मोशन कर रहा है। तो हमने क्या करा, रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा चूज कर लिया जिसकी इस डायरेक्शन को, मतलब वो डायरेक्शन जो प्लेन के पैरेलल है उसको अपन ने एक्स पॉजिटिव एक्स ले लिया, और वो डायरेक्शन जो वेज प्लेन के परपेंडिकुलर उसे अपन ने वाई डैश ले लिया, पॉजिटिव वाई ले लिया, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रेविटेशनल एक्शन जो वर्टिकल डाउन होता है उसके दो कंपोनेंट ले लिए, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक पैरेलल टू द प्लेन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको दी थी, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा पे प्रोजेक्ट किया जा रहा था, उसको भी हमने अलोंग द प्लेन ले लिया ए एक्स, और वर्टिकल परपेंडिकुलर टू प्लेन ले लिया यू वाई। यहाँ तक आई बात समझ में। अब हमने एक्स एक्सिस में देखा तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स,
पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यू कॉस थीटा, और ये वाली डायरेक्शन ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन ये देखिए एक्सीलरेशन जो लग रहा है इस डायरेक्शन में वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया माइनस जी साइन अल्फा। इसी तरीके से वाई एक्सिस को जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो यू वाई की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये यू वाई, ठीक है ना, यू वाई वर्टिकल है तो यू साइन थीटा पॉजिटिव आ जाएगा, और ए वाई मतलब ये देखो ये वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यही कंपोनेंट है, तो ये प्लस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको माइनस कॉस अल्फा ले लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव करते हैं, तो ए पार्ट हमारे पास आ गया, हमने सेकंड इक्वेशन यूज करी वाई डायरेक्शन में, सेकंड इक्वेशन है ये वाई डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ रख दी, और सेकंड इक्वेशन हमने कहां से कहां तक यूज करी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ पर टाइम था t इक्वल टू 0, यहाँ पर टाइम हो गया t इक्वल टू कैपिटल T, ठीक है, यहाँ पर टाइम हो गया t इक्वल टू कैपिटल T, तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट थी वो देखो पहला बढ़ी और उसके बाद घट के वापस जीरो हो गई, कितना कितना टाइम पर जीरो हो गई, इतना टाइम पर, तो एस वाई की ये पूरी की पूरी इक्वेशन मैंने जीरो की इक्वल पुट कर दी, तो एस वाई की जगह जीरो, मतलब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो था, यू वाई की वैल्यू हमने यू साइन थीटा रख दी, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रख दिया, और ए वाई की वैल्यू यहाँ से हमने रख दी माइनस जी कॉस अल्फा, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये आया, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास टाइम पीरियड का या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो पुराना फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का, ये वैसा ही है, बस इसमें यहाँ पे कॉस अल्फा ऐड हो गया है, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा ऐड होने के कारण ये प्योर एक्सीलरेशन नहीं रहा, ये एक्सीलरेशन का कंपोनेंट बन गया। ये कौन सा कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया ये कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया जी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम सेकंड वाले को डिराइव कर रहे थे। आई थिंक बच्चों जल्दी से मैंने समझा दिया, क्षमा चाहता हूं आपके 15 मिनट बिगड़ गए, पर कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे, इतने दिनों से अगर आप मेरे लेक्चर देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे। अब चलिए हम रेंज निकालते हैं, तो चलिए बच्चों अब हम निकालते हैं रेंज बाय सेकंड इक्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। अब हमने एक्स डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन लगाई है, ठीक है ना। तो इनिशियल में पार्टिकल यहाँ था, और पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद उसका एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इतना, यहां से लेके यहाँ तक r के बराबर, तो r के लिए सेकंड इक्वेशन लगाई होती है, सेकंड इक्वेशन एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एस एक्स की जगह r रख दिया, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा, टी की जगह कैपिटल टी। अब जब हम यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे t की वैल्यू रखनी है, तो देखिए t की वैल्यू हमारे पास u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों। तो अपन एक काम करते हैं, इसको u और y की टर्म्स में ही लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्या कर लेते हैं अपन इसको u और y की टर्म्स में लिख लेते हैं। तो r हमारे पास आ जाएगा u x t माइनस हाफ ये g परपेंडिकुलर, या फिर इसको जी वाई भी बोल सकते हैं, है ना, इसको जी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं या फिर जी वाई बोल सकते हैं, मतलब जी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो मैं अब यहाँ पे जी वाई लिख लेता हूँ, ठीक है ना, तो माइनस 1/2 इंटू जी वाई इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू रखूंगा बच्चों में, ना ध्यान से देखना, तो टी इक्वल टू, अब टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, देखिए 2u वाई बाय जी वाई, तो यू एक्स इंटू टी, टी की जगह हमारे पास क्या था 2u वाई बाय जी वाई माइनस जी वाई बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2u वाई बाय जी वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला कुछ वैसे चलता हुआ सा आ रहा है, 2ux u वाई बाय जी वाई, तो इसको अपन लिख देंगे 2ux u वाई बाय जी वाई माइनस, अब देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4u वाई स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे 4u वाई स्क्वायर अपॉन में 2gy। तो देखिए ये gy का स्क्वायर हो जाएगा और एक gy से gy कट जाएगा, तो नीचे तो gy आएगा हमारे पास 2gy। यहां तक आ रही है आपको बात समझ में, कोई दिक्कत है, बोला नहीं सर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 से 4 भी काट देता हूं मैं, ये 2 से 4 भी काट देता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही है उसको अपन बाहर ले लेते हैं, और बाकी चीज से अपन इसकी रेंज बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेंज बना लेते हैं। बच्चों यहाँ पर x आएगा अपने पास, ठीक है ना, यहाँ पर x आएगा gx, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा gx। हमने यहाँ पर गलती करी थी बच्चों, ठीक है ना,
हमने यहाँ पर गलती करी थी, एक्स एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन थी तो एक्सलेशन भी एक्स का ही आएगा, तो ये जी एक्स आ गया। इसी तरीके से जी वाई, यहाँ हमारे पास जी एक्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, ये वाली इक्वेशन तो ठीक है हमारे पास, जी वाई जी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए 2u/स्क्वायर, तो 4u/स्क्वायर, तो 2u/स्क्वायर, 2u/स्क्वायर जी एक्स डिवाइडेड बाय 2g वाई। अब इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसके बाद ये लंबा चौड़ा डेरिवेशन चलेगा आपके लिए। तो तैयार हो जाइए, फटाफट इस डेरिवेशन को खत्म करते हैं। इन सब की वैल्यू में रखने वाला हूं, तो मैंने लिख दिया 2u² cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी वाई हमारे पास हो जाएगा जी cos अल्फा माइनस 2u/स्क्वायर, तो u² साइन स्क्वायर थीटा, u² साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी एक्स, तो जी एक्स मतलब जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2g/, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं ये 2 नहीं आएगा नीचे, ये 2 नहीं आएगा, 2 से 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2u/स्क्वायर जी एक्स जी साइन अल्फा बाय जी, तो जी साइन अल्फा की जगह पर यहाँ पे जी वाई हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा। तो यहाँ तक आपको समझ में आए बच्चों। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि बीच में माइनस आ रहा है और इन दोनों का एलसीएम सेम है, जी कॉस अल्फा। तो मैं इन दोनों के नीचे जी कॉस अल्फा लिख देता हूँ और इन दोनों को डायरेक्ट एक साथ इसी तरीके से लिख देता हूँ। तो अगली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरीके से, देखिए r इक्वल टू 2u² cos थीटा साइन थीटा 2u² साइन स्क्वायर थीटा साइन अल्फा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यू वाई न्यू साइन थीटा और यू एक्स यू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए 2u² दोनों में आ रहा है, साइन थीटा भी दोनों में आ रहा है, तो 2u² साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा में बाहर निकाल लेता हूं, तो 2u² जी 2u² साइन थीटा 2u² साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। अब अंदर क्या बचेगा, तो यहां पर बचा कॉस थीटा, यहां पर कितना बचा है कॉस थीटा, ठीक है ना। और यहां पे कितना बचेगा माइनस साइन थीटा डॉट जी से जी कैंसिल हो जाएगा साइन अल्फा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जी स्क्वायर आएगा, हमने इसको बार बार मिटाया है, तो यहाँ पे हमारे पास जी स्क्वायर आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो जब हमने ये सारी टर्म बाहर निकाली तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म बच जाएगी कॉस अल्फा, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को मैं अगर कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस वाले को, भाई ये जो है इस पूरे का मैं एलसीएम ले आऊंगा, तो एलसीएम में यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके पूरे के नीचे कॉस अल्फा आ रहा है, तो जब मैं एलसीएम ले आऊंगा तो पूरे के नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा, वो इस कॉस अल्फा से आके कॉस स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आर हमारे पास हो जाएगा 2u² साइन थीटा, अंदर हमारे पास बचेगा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा डॉट साइन अल्फा, ठीक है। और डिवाइड में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, ये किसका फॉर्मूला होता है कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो आर हमारे पास आ जाएगा 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें रेंज का एक्सप्रेशन मिलता है। तो बच्चों इंक्लाइन प्लेन के लिए आपको ये रेंज का फॉर्मूला याद हो तो बहुत ही बेहतर है। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये फॉर्मूला पिछले फॉर्मूले से बिल्कुल अलग है, ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से डिराइव होके आया है। यहाँ पर हमसे स्क्वायर करने में गलती हो गई थी, तो डेरिवेशन को बीच में 2 बार रोकना पड़ा था, लेकिन फाइनली हमने इस एक्सप्रेशन को अचीव कर लिया है, 2u² साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस अल्फा बाय जी कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब
तो ठीक है बच्चों, आपको रेंज का फॉर्मूला आ चुका है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया और इसकी रेंज निकाल ली। अब दूसरी बात ये आती है कि पहले पिछले केसेस में हमने जो एनालाइज किया था वही यहाँ पर भी एनालाइज करेंगे। अब हमको एनालाइज ये करना है कि ये मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा सकता है। हम इसको इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ कितनी दूर तक फेंक सकते हैं, है ना। मतलब हमें अब आर मैक्स निकालना है, तो अपन क्या बोल देंगे, फॉर आर मैक्स के लिए हमें डी आर बाय डी क्या ले, अल्फा ले कि थीटा ले, बोलेंगे सर थीटा ले, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना। डी आर बाय डी थीटा को हमें 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अल्फा तो फिक्स हो गया, वेज एंगल तो फिक्स है पहले से। हम इस थीटा को चेंज कर सकते हैं रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो डी आर बाय डी थीटा को हम 0 करेंगे, मतलब हमें इसको 0 करना पड़ेगा। तो डी आर बाय डी थीटा, इसमें जितनी भी थीटा की टर्म्स है बोले वो डिफरेंशिएट हो जाएगी, बाकी सारी टर्म्स बाहर आ जाएगी। तो 2u स्क्वायर जी cos स्क्वायर अल्फा, 2u स्क्वायर बाय जी cos स्क्वायर अल्फा, ये तो बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट्स है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा सर डी बाय डी थीटा साइन थीटा डॉट cos थीटा प्लस अल्फा, यही बचे जिनके अंदर थीटा वेरिएबल है। तो बच्चों कल भी इस तरीके का मैंने पिछले केस में रेंज मैक्सिमाइज करने की बात करी थी, तो वहां पे भी मैंने डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0 करना बताया था और कहा था आपसे कि आप होमवर्क में करिएगा। अगर आपने करके देखा होगा और रिजल्ट अचीव कर लिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करा होगा तो मैं कभी वापिस जब हम इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे तब मैं एक बार करवा दूंगा। मैं मेरी प्ले लिस्ट को खुद ही देखता हूँ और एनालाइज करता हूँ कि आप लोगों के लिए क्या क्या बाकी रह गया। अब हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे थीटा के दो फंक्शन है, तो मैं इसको पहला फंक्शन मान लेता हूं और इसको दूसरा फंक्शन मान लेता हूं, है ना। अब अपन डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, और ये इक्वल टू 0 आना चाहिए हमारे पास। ये क्या आना चाहिए, 0। तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, तो साइन थीटा में u ही रख दूंगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो वो तो अपने को लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद होता है प्लस v सेकेंड फंक्शन cos थीटा प्लस अल्फा, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब आप यहां से देख सकते हैं कि cos अल्फा प्लस थीटा इंटू cos थीटा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ये माइनस साइन दिख रहा है ना, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन थीटा, तो हमारे पास वापिस यही वाला फॉर्मूला बनेगा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, वही फॉर्मूला बन रहा है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम ये पूरी चीज तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं cos a प्लस b, हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b। देखो ना, ये a बोला था हमने इसको और इसको हमने b बोला था, तो cos a प्लस b, ये इक्वल टू हमारे पास 0 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 0। अब आप बताइए बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स में cos की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पर। cos की वैल्यू कब 0 होती है, 90 डिग्री पर। तो चलिए हम इसको पाई बाय 2 के बराबर कर देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस अल्फा, 2 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक आ गया आपको बात समझ में। तो अगर हम मैक्सिमम रेंज लेना चाहते हैं तो थीटा हमारे पास कितना होना चाहिए, तो थीटा हमारे पास होना चाहिए 90 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। ये रिजल्ट आया हमारे पास। मतलब जब आप इस एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे, थीटा और अल्फा के बीच में ये रिलेशन होगा, तब आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमाइज होगी। अब 90 माइनस अल्फा बाय 2 देखते हैं अपन, ठीक है ना। अल्फा ये रहा, ये क्या है, अल्फा। 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे भाई, ये अल्फा ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा इक्वल टू 90 होता है ना, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इस वाले एंगल का हमें हाफ चाहिए, क्या चीज है, हमें इस वाले एंगल का हाफ चाहिए, बाइसेक्टर। क्या चाहिए, बाइसेक्टर। तो उसको हमें यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पे शो करना पड़ेगा।
प्रोजेक्टाइल पे अपन कैसे शो करेंगे कि अगर हमने अल्फा थीटा की वैल्यू कितनी ली 90 माइनस अल्फा बाय 2, हमें ये अल्फा एंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है मतलब इसका आधा एंगल करना है अपन को, तो हमें बस ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज करता हूं। अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच देता हूँ, ये यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन खींच दी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने वर्टिकल लाइन खींच दी तो यही तो वो एंगल है, ये वाला, यही तो वो एंगल है 90 माइनस अल्फा बाय 2, तो यही तो वो एंगल है, ये छोटा वाला 90 माइनस अल्फा बाय 2। तो देखिए ये वर्टिकल के साथ क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, वर्टिकल के साथ क्या बन रहा है, जेड, तो ये वाला एंगल भी वही हो जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल के साथ जेड बन रहा है ना, तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ये वाला। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वर्टिकल के साथ जो एंगल बाइसेक्टर बनाता है उतना एंगल अगर आप प्रोजेक्शन में लगा दें तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है बच्चों, और अब बात आती है कि मैक्सिमम रेंज क्या होगी, तो अपन लिख देते हैं पुट दिस इन अबव रिलेशन। अबव रिलेशन कौन सा, ये वाला, तो हमारे पास आर की जगह आ जाएगा आर मैक्स, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा की जगह में क्या लिख दूंगा 90 माइनस अल्फा बाय 2, तो साइन 90 माइनस अल्फा बाय 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा, कॉस थीटा प्लस अल्फा, तो कॉस थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा बाय 2 थीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, डिवाइडेड बाय 1 बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो अब हमको बस इसको सॉल्व करना है, तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 45 माइनस अल्फा बाय 2 कॉस, ये हो जाएगा 2 अल्फा, है ना, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो 90 प्लस अल्फा बाय 2, तो हमारे पास रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, वो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 2 यू स्क्वायर 45 माइनस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस 90 प्लस अल्फा बाय 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 45 प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये आपके पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर अल्फा एंगल के लिए। आगे बात समझ में, तो बच्चों ये वाला जो टॉपिक था आप इस एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन की हम बात कर रहे थे, तो उसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो उसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक बार वापस से वो प्रोजेक्टाइल बनाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, अपना ही हाथ सदता है, जितनी बार अपन डायग्राम बनाएंगे उतनी बार भला अपना ही होगा, दूसरे का तो होगा नहीं। 90 डिग्री, दिस इज योर प्रोजेक्टाइल मूविंग along with that trajectory। ठीक है, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमने इस तरीके से दे रखी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी थी इसका u वेक्टर, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर, ये था हमारे पास u x वेक्टर, ये था हमारे पास u y वेक्टर। ग्रेविटी की हमने बात करी थी, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड थी g वेक्टर, और इसके दो कंपोनेंट्स थे, एक तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये अल्फा एंगल था, इसको बोल दिया था हमने जी कॉस अल्फा, और एक पैरेलल टू द प्लेन, इसको अपन ने बोल दिया था जी साइन अल्फा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। रेफरेंस फ्रेम हमारा कुछ इस तरीके से था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, हाँ, ये हमारे पास रेंज आई थी। अब हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर आप क्या देखेंगे, मैक्सिमम हाइट पर पिछली बार हमने क्या देखा था, पिछली बार हमने देखा था मैक्सिमम हाइट पर कि y कंपोनेंट 0 था, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे हाइट गेन, हाइट
gain above the inclined plane। inclined plane मतलब इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कितनी हाइट इसने गेन करी, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कितनी हाइट गेन करी। तो आप देखिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर हमारे पास सिर्फ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक है, और इस पॉइंट पर जो बी वाई है वो कितना है, 0 है। बी वाई कितना है, 0 है। तो आप ये बी वाई को मैं यहां नहीं लिखता हूं क्योंकि यहां पर तो हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास वी वाई जो है वो 0 है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वाई इस वाई वाले डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम कौन सी हाइट निकाल रहे हैं, हम ये वाली हाइट निकाल रहे हैं बच्चों। मतलब आपके वेज प्लेन से मैक्सिमम कितना दूर गया वो, ठीक है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो कितना ऊपर गया ये नहीं निकाल रहे हम, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या लिखा है कि हाइट गेन अबव द इंक्लाइन प्लेन, मतलब इंक्लाइन प्लेन से वो मैक्सिमम कितनी दूर गया, तो वो साइड पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होता है। तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, बाय थर्ड इक्वेशन, हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन हमारे पास आती है वी बाय स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू बाय स्क्वायर प्लस ए वाई इंटू वाई, ठीक है। तो वी वाई तो हमको वैसे ही 0 आ रही है, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर। यू वाई हमारे पास कितना था, यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए वाई, टू ए वाई वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है हमारे पास, जी कॉस अल्फा, तो जी कॉस अल्फा, और y कितना था, y हमारे पास ये आ जाएगा h, तो इसे हमने रख दिया h। तो यहां से देखिए जब हम इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g कॉस अल्फा, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g कॉस अल्फा। तो आपने यहां पर भी देखा कि ये हाइट का फॉर्मूला आ चुका है, तो टाइम के फॉर्मूले में और हाइट के फॉर्मूले में कॉस अल्फा का एडिशन हुआ है सिर्फ, ये चीज आपको सीखनी है। अभी हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था ना थोड़ी देर पहले, तो उसके अंदर ने आपने देखा था कि पूरा फॉर्मूला सेम टू सेम वही है जो हमने पहले डिराइव कर रखा, बस कॉस अल्फा ऐड कर दिया तो इंक्लाइन प्लेन वाला केस बन गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जी कॉस अल्फा या फिर जी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको हाइट के और टाइम पीरियड, टाइम ऑफ लाइट के फॉर्मूले में रखना है, तब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस पॉइंट की खासियत क्या होती है, इस पॉइंट की खासियत ये होती है जो हम लिख देते हैं कि व्हेन वी वाई इक्वल टू 0, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन के पैरेलल होती है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, एक स्पेशल कंडीशन होती है हमारे पास, उस कंडीशन को लिख देते हैं, कंडीशन ऑफ हिटिंग द प्लेन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। मतलब अब हमें वो कंडीशन पढ़नी है कि आपके प्लेन को हिट करे प्रोजेक्टाइल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कहना क्या चाहते हैं सर, देखिए मैं आपको समझाता हूं मैं जो कहना चाहता हूं। जैसे ये आपका प्रोजेक्टाइल है, आपने यहां से फेंका है, कितने एंगल पे फेंका है, इस कुछ एंगल पे, तो ये ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से बनाएगा कि ये जब इस प्रोजेक्टाइल से आगे टकराए, मतलब इस वेज प्लेन से आके टकराए, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में टकराए, ये इस परपेंडिकुलर प्लेन से आके ये इस डायरेक्शन में टकराए कि ये 90 डिग्री एंगल हो, ठीक है। सारी बात समझ में, ठीक है ना।
इस तरीके से। तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंडीशन बताइए हीटिंग द प्लेन परपेंडिकुलर, मतलब पार्टिकल को आप किस तरीके से फेंके कि वो प्लेन से गिरते टाइम 90 डिग्री एंगल रखे, मतलब इस टाइम पर जो इसकी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होगा वो बेस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, परपेंडिकुलर हिट कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर दिस कंडीशन। इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के लिए आप देखिए रेफरेंस फ्रेम हमारे पास ऊपर है। तो अगर इस पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हिट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास सिर्फ ये वेलोसिटी अपोजिट हो गई, ये वाली वेलोसिटी तो जीरो होनी चाहिए। मतलब इस पॉइंट पर आपका जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर हिट किया है, मतलब वो उससे सीधा आगे हिट किया है, तो पैरेलल कंपोनेंट उसका जीरो होना चाहिए इस टाइम पर। तो इस मैक्सिमम हाइट पर इसका वाई कंपोनेंट जीरो होता है। तो इस टाइम पर, मतलब स्पेशली इस कंडीशन में जब वो टकरा रहा था, तो वी एक्स इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। तो यहां पर अपन लिख देंगे कि टी इक्वल टू जीरो पुट करना है एंड वी एक्स हमें जीरो पुट करना है। चलिए, अब हम बात करेंगे वी एक्स की। वी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, तो चलिए टी इक्वल टू टी पर, ठीक है ना, बाय सेकंड इक्वेशन हम क्या लगाएंगे, बाय सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन क्या हो जाती है, या फिर फर्स्ट इक्वेशन से भी काम चल सकता है ना। v है हमारे पास, u है और t है, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन से यूज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन वो हमारे पास हो जाएगी वी एक्स इक्वल टू यू एक्स माइनस ए एक्स इंटू टी, ऐसा ही कुछ होगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल टू जीरो है, जीरो के, क्योंकि वी एक्स जीरो है। तो हमारे पास यू एक्स कितना आ जाएगा, टी कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू यू एक्स बाय ए एक्स। यू एक्स कितना है हमारे पास, u इंटू कॉस थीटा, और एक्स हमारे पास कितना है, g इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, और t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, t की वैल्यू हमारे पास थी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस अल्फा। यहां पर प्लस आता है, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास माइनस आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी, माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है ना, तो इक्वल टू के इधर आने के बाद वो माइनस में कन्वर्ट हो गया है। आप खुद भी करके देख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आई है, t इक्वल टू वी एक्स जीरो था, ठीक है ना, तो यू एक्स इक्वल टू ए एक्स इंटू टी। तो t इक्वल टू हमारे पास आ गया यू एक्स बाय ए एक्स। यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू जी नहीं, एक्स की वैल्यू जी कॉस अल्फा नहीं है बच्चों, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, जी साइन अल्फा। एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी साइन अल्फा। और इधर जब आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखेंगे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास था 2u जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा। यहां तक क्लियर है। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन यहाँ पे इनको। ठीक है, तो u से ये u कट जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा, और ये g से g कट जाएगा, तो कॉस थीटा कॉस अल्फा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, और इधर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा साइन अल्फा। ठीक है, इक्वल टू साइन थीटा साइन अल्फा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए देख लेते हैं। थीटा वाली टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं और बाकी टर्म्स दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो हमारे पास एक तरफ आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल टू, इस तरफ हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। कॉट थीटा, इसको अपन लिख देंगे कॉट थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा। तो ये हमारी परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है, ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन। मतलब आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू 2 tan अल्फा के बराबर होएगी, तभी आपकी ये कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो बच्चों डायरेक्ट न्यूमेरिकल ऐसे बन सकता है कि मैंने प्रोजेक्टाइल इतने एंगल में फेंका है, वो उसको कब परपेंडिकुलर हिट करेगा या कैसे करेगा, तो वेरियस केसेस के लिए हमको इसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बच्चों कुछ इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं ताकि आपको भी इसका थोड़ा अंदाजा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन तो अपन बिल्कुल जनरल ले लेते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन में डायग्राम से बना के बता देता हूं। ठीक है,
ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री, और ये इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है 5 मीटर पर सेकंड से, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास 37 डिग्री। ठीक है ना। अब इसके अंदर जितने भी तामझाम है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रजिस्टर मतलब रेंज, मैक्सिमम हाइट, वो सब आपको निकालना है, वो सब आपको निकालना है। ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देते हैं फाइंड ऑल पैरामीटर, फाइंड ऑल पैरामीटर। ठीक है, हमें सारे के सारे पैरामीटर पता करना है। ओके, और चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे सबसे पहले हमको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास फॉर्मूला होता था 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाय जी cos अल्फा, यही होता था। तो चलिए तुरंत कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2u की जगह हमारे पास था 5 sin थीटा, थीटा हमारे पास 37 दे रहा है, तो sin 37 की वैल्यू हो जाती है 3/5। ओके, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं अपन, और cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। ठीक है ना। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 कितनी होती है, √3/2। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है ना। तो मेरे पास ऊपर तो आ जाएगा 6, और नीचे देखिए 2 से 10 कट जाएगा 5, तो नीचे आ जाएगा मेरे पास 5√3 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। उसके बाद अगर हम रेंज की बात करें, तो रेंज हमारे पास आ रहा था 2u² sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय जी। दूसरी चीज हमें निकालनी है कि रेंज है ना। तो रेंज का फॉर्मूला था 2u² sin थीटा cos थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय जी cos स्क्वायर अल्फा। तो वैल्यूज रख देंगे 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 थी ना u, उसके बाद sin थीटा हमारे पास कितना है, थीटा 35 है, तो sin थीटा हो जाएगा 3/5, तो ये 3/5। ठीक है ना, sin थीटा 3/5, cos थीटा प्लस अल्फा। अब थीटा प्लस अल्फा 30 डिग्री प्लस 37 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये 67 डिग्री। अब बच्चों 67 डिग्री की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, 67 डिग्री की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, तो साइन 60 डिग्री, लगभग 60 डिग्री की वैल्यू मान के चल सकते हैं अपन, है ना। साइन 60 डिग्री ले लेते हैं, तो ये cos 60 डिग्री आ जाएगा, तो 1/2, और cos में वैल्यू डिक्रीज होती है, तो 1/2 से थोड़ी सी और छोटी वैल्यू ले लेते हैं, तो 0.5, तो 0.48 ले लेते हैं, या फिर 0.47 ले लेते हैं। ठीक है ना। तो ये वैल्यू हम ले लेते हैं 0.47। बच्चों देखो अप्रोक्सीमेशन से काम कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैंने √3 की वैल्यू नहीं ली थी, तो डेसिमल्स में आंसर आ जाता। तो ये दोनों एंगल थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, 30 प्लस 37 67। तो cos 60 की वैल्यू अपन जानते हैं, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cos कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी 60 से 67 होगी, तो cos की वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब 0.5 हाफ से कम होगी, तो हमने 0.47 ले लिया ना। आप एग्जैक्ट वैल्यू लगा के देख सकते हैं, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10, cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा हमारे पास है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2, तो उसका स्क्वायर 3/4। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये 5 से हमारे पास 1 5 कट जाएगा, ठीक है ना। 5 से हमारे पास ये 1 5 कैंसिल हो चुका है, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 इंटू 47, तो आर हमारे पास आ जाएगा 30 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 100। ये मैंने इसके 2 पॉइंट हटा दिए, तो 100 लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30 इंटू 4, इस तरीके से। ठीक है, तो 30 से 30 कैंसिल हो गया, 4 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 47 डिवाइडेड बाय 25 मीटर। तो ये हमारे पास आर आ गया। अब तीसरी जो हमारे पास कंडीशन होती है, भाई मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं अपन। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहाँ लिखा है हमारा सामने, u² sin स्क्वायर थीटा, u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू cos अल्फा। तो चलिए u² हमारे पास हो जाएगा 5² sin स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू 37, तो sin थीटा हो जाएगा 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, तो 2 इंटू 10 इंटू cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री,
cos 30 डिग्री वैल्यू √3/2, तो हमारे पास आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा 9, नीचे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10√3। ठीक है ना, तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9/10√3, 9/10√3 मीटर। तो ये हमारे पास हाइट आ गई। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, फाइंड थीटा इफ फाइंड थीटा फॉर projectile hits the plane perpendicularly if angle of incline the plane is कितना ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं या 45 डिग्री ले लेते हैं, कितना लें, प्लेन इज 37 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है ना, 37 डिग्री। तो पूछा गया है कि हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है इस कंडीशन के लिए, भाई कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर हिट करे। तो कंडीशन हमने क्या डिराइव करी थी, कंडीशन हमने ये डिराइव करी थी। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कंडीशन हम पहले डिराइव कर चुके हैं, तो बच्चों ये आपको याद होगा तभी आप इसको फॉर्मूले को कर पाओगे, वरना ये सब डेरिवेशन करना दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए cot थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा। तो चलिए cot थीटा, अब थीटा हमें निकालना है, तो ये थीटा हो गया भाई साहब 2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा। अब tan 37 डिग्री की वैल्यू मतलब ये हो जाएगा tan 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 इंटू tan 37। tan 37 की वैल्यू हमारे पास होती है 3/4, कितनी होती है 3/4। तो हमारे पास cot थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी cot थीटा की वैल्यू 3/2। तो थीटा की वैल्यू हमें पूछी थी, तो हम थीटा को निकाल सकते हैं cot इनवर्स 3/2, और या फिर थीटा को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इनवर्स कर देंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा tan इनवर्स 2/3। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ जनरल मतलब ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन कराया था मैंने इंक्लाइन प्लेन वाले का। अगर इंक्लाइन प्लेन आप पढ़ते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको इन फॉर्मूला की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि अगर इंक्लाइन प्लेन पर वो कुछ जनरल चीज पूछ ले 1 मार्क्स की 2 मार्क्स की, तो आप उसे बता सकें। इसमें अगर वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है तो आपको वापस वैसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा जैसा हमने अभी किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल को एक इंक्लाइन प्लेन पर फेंका था, उससे रिलेटेड सारे पैरामीटर्स हमने रिलेट किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। मतलब भैया ये है कि अभी तो हमने नीचे से ऊपर फेंका है, आगे बात समझ में? यस, अभी हमने नीचे से ऊपर फेंका है, और नीचे से ऊपर फेंकने के लिए हमने रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया है और इक्वेशंस बनाई है, उनके बेसिस पर हमने वेरियस पैरामीटर सेट किए हैं, उनके फॉर्मूले सेट किए हैं, कौन सा फॉर्मूला कब कैसे काम आता है, फॉर्मूलेस डिराइव किए हैं, कंडीशंस जनरेट की है और उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने रिलेशंस निकाले हैं। देन आफ्टर हमने 2 बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करवा दिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आप किस तरीके से यहाँ पे आगे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इस चैनल का कंटेंट दिन ब दिन मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमम आपको बोल के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायग्राम के थ्रू, इक्वेशंस के थ्रू।
मेरा आपको सजेशन यही है कि आप स्क्रीनशॉट्स से मेरी आवाज सुन के इस लेक्चर को बार बार देखकर खुद के हाथों से नोट्स बनाएं। एक बार खुद के हाथ से नोट्स बनाइए, एक बार खुद के हाथ से डेरिवेशन कीजिए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी फिजिक्स अच्छी हो जाए, मेरी तो ऑलरेडी फिजिक्स अच्छी है। बच्चों, आपकी फिजिक्स अच्छी करनी है। जब आप अपने आप को घिसोगे, अच्छी तरीके से रगड़ दोगे, ठीक है ना, अरे तभी तो चमक निकलेगी। किसी चीज को रगड़ते हैं तभी तो उसमें से चमक निकलती है। तो बच्चों, मैं चाहता हूं आपके पास फिजिक्स का पूरा कंटेंट आ जाए। तो ये वो कंटेंट है जो मैं आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूं। इस हैंड राइटिंग को अच्छे से आप समझ सकते हैं तो इन न्यूमेरिकल्स को, इन डेरिवेशंस को, इन डायग्राम्स को अपने हाथों से बनाइए, खुद के हाथों से, ताकि जब एक साल बाद आप तैयारी करके निकलें तो आपको ये याद रहे कि हाँ, मेरे इन्हीं हाथों ने, मेरी इन्हीं आंखों ने, मेरे इसी दिमाग ने फिजिक्स को लिखा था, पढ़ा था, समझा था। और कैसे? शरद सर के लेक्चर देख के। तो बच्चों, मैं आपका भलाई चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट इतने मजबूत हो जाएं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो सके और तब आप एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बैठ पाएंगे और फिजिक्स के पेपर को यूं पास करके दिखाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आपको चैनल का कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू।